हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब। ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। राना साहब, आप वजीर कानून भी रहे हैं और जाहिर है कि आपको इससे बड़ी ये आपने 26वीं तरमीम पढ़ी भी होगी। मुझे कुछ सवालात हैं अगर इसके मुताबिक मैं पूछना चाहूँ, लेकिन एक तो पहले ये कि कन्फ्यूजन पाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुसाबकती कमीशन का कल एक केस था जिसमें फ़रोग नसीम साहब वकील थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वो केस सुन रही थी। उन्होंने कहा अब ये भी आइनी बेंच की तरफ जाएगा। आज वजारत पेट्रोलियम में जो मुलाजमीन की बर्खास्तगी है उसके हवाले से केस था, उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा ये भी अब आइनी बेंच पे जाएगा। तो मतलब ये आइनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जो ये फ़र्क है इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? नहीं, ये बड़ा वाज़ेह है और वो केसेस जिनमें कोई क्वेश्चन ऑफ जो है वो लॉ या क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होगा, ख़ास तौर पे जिसमें गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो आपके इल्म में है कि कवानीन लेजिस्लेशन हुई और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, उसमें जो है वो बाज़ औक़ात उसे सस्पेंड कर दिया गया, बाज़ औक़ात उसे स्टेटस को कर दिया गया। उसका ऑपरेशन जो है वो यानी नोटिफाई होने से पहले कानून का लॉ का जो है वो ऑपरेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी ऐसे काम भी हुए हैं। तो इस किस्म के जो मामलात हैं वो बड़ा वाज़े तौर पे उसकी तफरीक जो है वो यानी जैसे कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, तो ये कोई अभाव वाला मामला नहीं है कि जो मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा रहे हैं वो उधर चले जाएंगे और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश होगी तो ये फिर इख्तियार उसका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डिसाइड करे कि कौन सा केस उसने सुनना है और कौन सा केस जो है वो नहीं सुनना। अच्छा, ये डिसीजन भी ये आईनी बेंच ये डिसीजन लेगा जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं वो डिसीजन उनकी गलत भी हो सकती है, मतलब उनको उनकी डिसीजन क्योंकि ये डिसाइड करना इटसेल्फ इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, मगर इस तरह से तो करेगा सर, मगर इस तरह से तो एक पूरा पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना। मतलब अगर मेरे पर कत्ल का मुकदमा है, मैं कहूंगी जी मुझे 10A के तहत एक फ्री ट्रायल नहीं मिला, मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो फिर मैं भी आईनी बेंचेस पे पहुंच जाऊंगी। तो ये फिर कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई आर्टिकल लगा सकता है। नहीं, ऐसे आर्गूमेंट्स जो है ना उनकी वहाँ पे कोई पजीराई नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी को इंसाफ किसी लेवल पे नहीं मिला, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट लेवल पे नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट आए। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा कि अब मैं जानना चाहूंगी आईनी बेंचेस की जो तश्कील है और वो करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, राइट? सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने, हाँ जुडिशल कमीशन, ठीक है। जुडिशल कमीशन जो है उस पर अब आप उसकी कॉम्पोजिशन सुनिए। 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 MNAs, एक गवर्नमेंट का, एक ऑपोजिशन का, 2 सेनेटर्स, एक गवर्नमेंट का, एक ऑपोजिशन का, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, एक लॉ मिनिस्टर साहब, एक अटॉर्नी जनरल साहब, फिर स्पीकर नामजद कर सकते हैं किसी खातून को या अकलियत से बिलोंग करने वाले किसी को, और आईनी बेंच का सरबराह। तो ये आईनी बेंच तो जब है ही नहीं तो जुडिशल कमीशन आईनी बेंच के सरबराह को कैसे इंक्लूड करेगी? नहीं, वो आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो अपना जो है वो इसमें नामजद हो जाएगा क्योंकि वो एक सीनियर जज होगा। नहीं मगर सर ये गजेट में तो लिखा है ना कि जुडिशल कमीशन इसको बनाएगा, तो जुडिशल कमीशन में एक आईनी एक बेंच का सरबराह है, उसने एग्जिस्ट करना है। तो आईनी बेंच ही जब एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका सरबराह उसका हिस्सा कैसे बनेगा? इसकी वजाहत मौजूद है कि अगर इन केस के जो आईनी बेंच अभी तश्कील नहीं हुआ, उसका सरबराह नहीं है, तो फिर जो प्यूनी जज जिसे कहते हैं जो नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस होगा वो उसकी जगह पे बैठेगा। इसकी वजाहत जो है वो मौजूद है। मतलब एब्सेंशिया में आप कर सकते हैं। तो फिर आपने मतलब इसमें फिर ये जो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी जब एक कॉम्पोजिशन ही गलत है? सर नहीं, कंपोजिशन गलत नहीं है, कंपोजिशन दुरुस्त है, लेकिन मामला ये है कि इन केस कि अगर चीफ जस्टिस जो है वही आईनी बेंच का सरबराह बन जाता है, क्योंकि वो भी बन सकता है ना, वो भी सीनियर जज है,
तो फिर उस सूरत में जो है वो फिर नेक्स्ट जो सीनियर जज होगा वो वहाँ पे शामिल होगा, यानी बाय ऑल मीन्स जुडिशल कमीशन में 5 जज साहबान होंगे एंड दैट विल क्रिएट बैलेंस इन द जुडिशल कमीशन। यही बैलेंस जो है ये क्रिएट किया गया है क्योंकि इससे पहले जुडिशरी जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर वहाँ पे अपने अपने चैम्बर के लोग जो हैं वो हाई कोर्ट के जज बने, अपनी मर्ज़ी से लोग वहाँ से एलिवेट हुए और फिर ऐसी जो है वो चीज़ें सामने देखने को मिली जिससे जुडिशरी का एज इंस्टीट्यूशन जो है वो वक़ार मजरूह हुआ। ठीक है सर, ये फरमा दीजिएगा कि कल मतलब ज़ाहिर है जब ये पास हुआ नेशनल असेंबली में 26वीं तरमीम का मसवदा, तो उसमें ज़ाहिर है सुबह 6 बज गए थे और 8 साढ़े 8 बजे ऐवान सदर में इसकी तकरीब होनी थी और उसमें उन्होंने साइन करके इसको बिल फॉर्मल तरीके से बनाना था। लेकिन अब दूसरी तरफ हमने देखा कि 8:30 बजे वो तकरीब नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील का केस लगा हुआ था PTI का, और उसमें हामिद खान साहब और अली जफर साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा ये आईनी बेंच अब सुनेगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई मुसवदा सामने है ही नहीं, कौन सी आईनी तरमीम, हालांकि लोग इस पर बात कर रहे थे। तो ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है क्योंकि जैसे ही वहां से डिसमिसल हुआ प्रेसिडेंट साहब ने उसको बिल बना दिया, कानून बन गया। नहीं देखें, कानून तो वो उसी वक्त बनना था जब उसका नोटिफिकेशन होना था, और नोटिफिकेशन जो है वो रूटीन में जितनी जल्द मुमकिन हो सकता था वो हुआ। लेकिन वो नोटिफिकेशन होने के बाद जब तक वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसमिट नहीं होता उस वक्त तक जो है वो सिर्फ मीडिया की खबर या अखबार की खबर से के ऊपर यकीन करके तो अपने फैसले नहीं रोक सकते। ठीक है सर, एक आदिल बाज़ाई साहब को डीसीट करने का मामला है। नून लीग उन्होंने ज्वाइन की थी, उसके बाद वो तशरीफ नहीं लाए उस दिन, और फिर रेफरेंस भेजा नवाज शरीफ साहब ने स्पीकर एजाज सादिक साहब को कि इनको डीसीट किया जाए और फिर इनकी जो नशिस्त है इसको खाली तस्वर किया जाए। तो सर आदिल बाज़ाई साहब तो कह रहे हैं उनसे गलती हो गई और वो तो PTI में ही थे, तो क्या उनकी कोई बात की सुनवाई होगी या डीसीट ही होंगे? देखिए, इस गलती की कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक। जब एक आदमी मेंबर आज़ाद इलेक्ट होके अगर वो किसी भी जमात से अपनी वाबस्तगी को डिक्लेयर कर देता है तो उसके बाद फिर उसने उस जमात के मेंबर के तौर पे काउंट होना है। अगर वो चाहता है कि वो इस लिमिट से, इस ब्रैकेट से बाहर है तो वो रिज़ाइन कर दे, दोबारा इलेक्शन लड़ ले। अच्छा, अब राणा साहब ये बताइएगा कि अगर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनके गिरफ्तारी के जो समन्स हुए हैं गंडापुर साहब के, तो आपको लगता है कि गंडापुर साहब गिरफ्तार हो जाएंगे और उनकी जो पेशावर हाई कोर्ट वाली जो जमानत कबल अज वक्त है वो काम नहीं आएगी, या आपको लग रहा है कि ये तरह लंबा चलेगा मामला? देखिए, ये होना चाहिए। अगर एक अदालत ने उनके वारंट इशू किए हैं तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए, बसूरत दीगर उनको अपनी जमानत करवानी चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए। ठीक है। तो सर, और उसके बाद अगर वो प्लेस वेकेंट हो जाएगी एक वजीर आला की, तो आप क्या समझते हैं कि फिर वो कोई और नामजद करेंगे या गवर्नर राज का मामला होगा, क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो और नामजद कर सकते हैं और जो है वो जमानत भी करवा सकते हैं। कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि उसमें जमानत नहीं होगी। अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उसके बाद वो बेल आउट हो जाएंगे। सर, अब ये रियाज फतियाना साहब हो गए, फैसल हो गया, ये जो सेनेटर्स हैं, कल हमने BNP मैंगल साहब के भी एक सेनेटर आए, उन्होंने इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई, फिर वो वापस गए घर। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती मैंगल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली थी कि मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ा 2 दफ़ा, मुझे मलेरिया हो गया, मैं जिस जगह पे था बहुत मच्छर थे। मतलब इतना आपको लग रहा है ऑर्केस्ट्रेटेड मैंगल साहब ने ये कहानी बना के उनको सुनाई होगी कि वो ये कहें? मतलब आपको आपकी अकल मानती है? नहीं, देखें, ये लोग जो हैं ये फिर इसी तरह से होते हैं। यानी मैंगल साहब की तरफ गए तो उन्होंने जो बात की वो बात कर दी, वापस गए तो फिर किसी और ने जो कहा वो कह दिया। तो इन लोगों का यही जो है वो किरदार होता है। तो इसमें ये जो कहानियाँ है ना कि जी हमें जी पकड़ लिया, जी अगवा कर लिया, जी
किसी के बेटे को पकड़ा जी, किसी की बीवी को पकड़ा जी, किसी की बहन को पकड़ा, ये सब कहानियां प्रोपेगेंडा मिल मिला के करते हैं कि जी ठीक है मैं आपके पास आ गया हूँ, अब पीछे ये ड्रामा कर दें ताकि जो है वो दूसरी तरफ जो है ना वो मेरी बात जो है वो बनी रहे। अब आप देखें ना कि ये क्या क्या ड्रामे थे कि जी फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ वो, अब उनको सबको नोटिस दे रहे हैं ये कि जी आप दूसरी तरफ मिले हुए थे। भाई अगर उनके साथ इतना जुल्म हो रहा था, वो तो मजलूम है, उन मजलूमों के साथ जो है उनको गले लगाओ, उनके साथ उनकी मिजाज पुरसी करो, तुम उनको नोटिस दे रहे हो, उनको मशकूक जान रहे हो। तो मीनिंग देर भाई कि वो सारा जो था कि जी ये हो गया वो हो गया, उठा लिए गए, नाखून खींच दिए, बाजू तोड़ दिया, वो सब ड्रामा था। ठीक, राणा साहब, तो ये ड्रामा जो है वो इस किस्म के लोग करते हैं और बाद में फिर एक्सपोज हो जाते हैं। राणा साहब आप भी तो ऐसे वक्त से गुजरे हैं ना जब आपको भी पता है कि किस तरह आर्म ट्विस्टिंग करके बिल्स मंजूर किया करवाए जाते थे, आप भी उस वक्त से गुजरे हैं, तो आप समझते हैं वो वक्त अब बस पास्ट की बात रह गई है? नहीं, आर्म ट्विस्टिंग जो है ना वो जिन लोगों का ये किरदार होता है उनकी होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। हमारी कोई पैदा ही नहीं हुआ अल्लाह के फजल से, ना उस वक्त को कर सका ना कोई आइंदा कर सकेगा। हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं बने, हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने क्यों नहीं जो है वो इस किस्म का बयान दे दिया कि जी मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं अब उधर जा रहा हूँ, अब उधर से वापस आ रहा हूँ, अब उधर से मजबूर हो गया हूँ, अब इधर से मजबूर हो गया हूँ। ये जो है इसमें जो है वो मिली जुली जो है वो चीज़ें होती हैं, ख़ुद इन लोगों ने कमिटमेंट्स की होती हैं, ख़ुद इन लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये फिर इसी तरह से मिल मिला के होता है। ये जो शोकाज नोटिस जारी हुए हैं उनकी वजह भी यही है। अच्छा सर, ये वरना अगर वो सारी चीजें दुरुस्त होती तो ये शोकाज नोटिस जारी ना होते। अच्छा ठीक है सर, मैं सॉरी बात की कमी है, मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ पीटीआई के साथ अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब मामला फॉरवर्ड ब्लॉक तक आ गए हैं, उनके अपने भी मसाइल हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जो 26वीं तरमीम है इससे भी उनको काफी तशफ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये अब ये कह रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी के पास ये अपना ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली सीटों वाला मखसूस नशिस्तों वाला केस भी रखेंगे और इसके बाद अपना वो डीसीट हो जो उनका सिंबल छीन लिया है वो भी रखेंगे। सिंबल के बगैर पार्टी कैसे एग्जिस्ट करेगी सर, और क्या होने जा रहा है? नहीं देखे मामला ये है कि जो पीटीआई है ना वो अपने लिए खुद ही काफ़ी है। अच्छा जी उसने खुद ही अपना बंदोबस्त आज तक किया है और आइंदा भी वो अपना बंदोबस्त खुद ही करेगी। अच्छा, उसकी वजह ये आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों की कोई सियासत नहीं है, कोई असूल नहीं है, उनकी सियासत भी जो है वो महाजराई है, फितना है, इंतशार है, अफरा तफरी है, उनकी जो है वो पॉलिसी भी यही है, उन्होंने हर वक्त इसी काम में लगे। आप मुझे बताएं कि ये जो मसवदा, जिस मसवदे के ऊपर हमने मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो मुत्तफिक हो के ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये तो वो मसवदा है जो पीटीआई के साथ मिलके बनाया है अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो तो तसव्वुर ही इनका था, इन्होंने कहा था कि जी बेंच बना लें। तो अब जब हमने इत्तेफाक किया तो ये वहां से भाग गए, इन्होंने कहा कि हमारा मकसद नस्बुल ऐन तो फसाद है, तो ये इत्तेफाक हो रहा है तो लिहाजा हम यहाँ पे कैसे बैठे, ये उठ के वहां से दौड़ गए। ये तो क्या करेंगे? तो पीटीआई का क्या फ्यूचर है सर? बैठेंगे आप लोग साथ, क्या आप लोग इनको ऑपोजिशन की जमात मानेंगे? यही वो अपोजिशन करेंगे नहीं, वो सिर्फ एहतजाज करेंगे, इंतशार करेंगे, फसाद करेंगे, उनका इसके अलावा कोई और काम नहीं है और ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है। तो कलअदम हो सकती है जमात। ये बात बता दूं कि जमहूरियत के रास्ते इनकलाब नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, जमहूरियत के रास्ते इनकलाब। आप 6-6 घंटे तकरीरें करें आप कौमी असम्बली में, उसके बाद 8-8 टॉक शो में करें और उसके बाद कहें जी हम इनकलाब लाएंगे, नहीं, ऐसे इनकलाब नहीं आता, इनकलाब के तरीके और हैं। तो इनकलाब नहीं आएगा तो ये कालादम हो जाएंगे सर, ये जमात कालादम हो जाएगी, ना सिंबल है ना इंतशार ही इंतशार है इसमें, तो कालादम हो जाएगी जमात। नहीं, ये फारग हो जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये फारग हो जाएंगे।